हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि पुअर, अनएम्प्लॉयड, पीजेंट, वर्कर ये सारे मिलकर रेवोल्यूशन करते हैं। इनके अलावा एक क्लास और थी जो रेवोल्यूशन करती है, वो थी एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो फ्रांस में 1848 में रेवोल्यूशन होते हैं जिसमें मोनार्क को हटाकर रिपब्लिक कर दिया जाता है, मतलब कि राजा को हटाकर रिपब्लिक कंट्री कर दिया जाता है। रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें जो कंट्री का हेड है वो राजा रानी ना होकर एक ऐसा पर्सन होगा जिसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह की कंट्री को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। तो फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है और सबको वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। तो फ्रांस को देखकर ही जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन जैसे स्टेट भी रेवोल्यूशन करते हैं और सारे मैन एंड विमेन मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं। तो पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन हो ही रहे थे। ये देखकर ही जो मिडिल क्लास होती है वो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और नेशन स्टेट की डिमांड करने लगते हैं, जो कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस की फ्रीडम हो और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी हो। तो इसको हम जर्मन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है पूरा, ये जर्मन हुआ करता था। जर्मन पहले कंट्री नहीं था, बल्कि ये अलग अलग स्टेट को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था जो कि नेपोलियन ने बनाया था। इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था प्रशिया। प्रशिया का एरिया ये जो लाइट पर्पल वाला है वो है। तो ये जो जर्मन रीजन है यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, मतलब कि पॉलिटिकली ग्रुप बने हुए थे अलग अलग, जिनके मेंबर प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन और आर्टिशंस, ये सारे मेंबर हुआ करते थे और सबकी अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी हुई थी। तो ये जो सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर थे ये फ्रैंकफर्ट के एक शहर में मिलते हैं और वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं इनको हम एक बना दें। तो इन सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसका नाम होता है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उसके बाद ये ग्रुप पूरे स्टेट में इलेक्शन करवाते हैं जिसमें 831 मेंबर को चुन लिया जाता है। उसके बाद ये जो लोग हैं ये फेस्टिव प्रोसेशन करते हैं, मतलब कि एक जुलूस निकालते हैं और ये जुलूस ऐसा होता है कि जैसे फेस्टिवल बन रहा हो, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे लोग जुलूस निकालकर कहाँ जाते हैं, ये एक चर्च में मिलते हैं, सेंट पॉल। वहाँ पर ये लोग एक पार्लियामेंट बनाते हैं। तो यहाँ तक एक ग्रुप बन चुका है, लोग भी इलेक्ट हो गए, पार्लियामेंट भी बन गई। अब ये लोग जो ये चर्च में मिलते हैं वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारा हेड है वो एक मोनार्क ही रहेगा, मतलब एक राजा तो रहेगा लेकिन वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो अब ये लोग सोचते हैं कि हम राजा किसको बनाएं, बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट में अलग अलग राजा हैं। तो उसके बाद ये सोचते हैं कि प्रशिया वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, उसके राजा को ही हम पूरी जर्मनी का राजा बना देते हैं। उसके बाद ये लोग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ से मिलने जाते हैं जो कि प्रशिया का राजा होता है। उसको ये अपना ड्राफ्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि देखो हमने पार्लियामेंट बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप क्या हमारे राजा बनोगे। तो वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है और बाकी राजाओं के साथ मिलकर इस असेंबली का विरोध करने लगता है। तो सारे राजा, एरिस्टोक्रेसीज, मिलिट्री ये सब मिलकर इसका विरोध करते हैं और धीरे धीरे ये जो पार्लियामेंट होती है ये कमज़ोर पड़ने लगती है। पार्लियामेंट के कमज़ोर होने का एक मेन रीज़न ये था क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा थे मिडिल क्लास लोग, और ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ये जो वर्कर्स और आर्टिशंस होते थे, इनकी बात नहीं सुनते थे, जिससे नाराज़ होकर ये जो वर्कर्स और आर्टिशंस थे ये इनका साथ छोड़ देते हैं और पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद राजा सेना को भेजकर पार्लियामेंट में जो बचे कुचे लोग थे उनको भगा देता है और ऐसे पार्लियामेंट और असेंबली दोनों ही ख़त्म हो जाती है। इसके आगे थोड़ा सा विमेन के रोल के बारे में बताया गया है। तो विमेन के अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी। क्या विमेन को उनके अधिकार देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, ये एक डाइसी सी सिचुएशन थी। हालांकि विमेन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इस तरीके की एसोसिएशंस को। उन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाला था, जहाँ मीटिंग होती थी या फिर डेमोन्स्ट्रेशन होता था उसमें भी पार्ट्स लेते थे। इसके बावजूद भी विमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और जब चर्च में पार्लियामेंट बन रही होती है तो वुमेन को सिर्फ देखना अलाउ था, वहाँ पर उसमें पार्ट लेना अलाउ नहीं था, सिर्फ वो देख सकती थी दूर से। तो जर्मन स्टेट में ये जो रेवोल्यूशन हो रहे थे इनको सक्सेसफुली हटा तो दिया जाता है, लेकिन जो पुराना जो सिस्टम था राजाओं का, एरिस्टोक्रेसीज का, वो दोबारा से नहीं चल पाता।
राजा को ही समझ में आने लगा था कि ये जो बार बार रेवोल्यूशन हो रहे हैं, हम दोबारा से इसको दबा देते हैं, फिर रेवोल्यूशन होते हैं, फिर हम रिप्रेस करते हैं, तो ये जो साइकिल बन रही है ये तभी खत्म हो सकती है जब हम इन लोगों को कुछ छूट दें, इनको कुछ फायदा नजर आए। तो 1848 में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। ऐसे चेंजेस जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 में ही आ गए थे। मतलब कि अगर ये पूरा यूरोप है तो यूरोप के ईस्टर्न वाले हिस्से में 1848 में चेंजेस आते हैं, बल्कि यहाँ के वेस्टर्न वाले हिस्से में 1815 में ही चेंजेस आ जाते हैं। तो इतना अंतर था वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में। तो क्या क्या चेंजेस किए गए? सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर्स को हटा दिया गया, मतलब कि बंधुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया, ना सिर्फ जर्मन में बल्कि हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया में भी। और हैब्सबर्ग रूलर ने तो 1867 में बहुत ज़्यादा ही ऑटोनॉमी दे दी थी। तो देखो हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया किधर था, तो यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर था हंगरी और ऑस्ट्रिया में, और ये है रशियन एम्पायर। तो जर्मन से तो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को हटा दिया जाता है, साथ साथ में हंगरी और रशिया में भी इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा थर्ड सेक्शन था जिसमें हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 पढ़ा। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हर कोई अपने अपने तरीके से रेवोल्यूशन कर रहा था। कोई रोमांटिसिज्म के द्वारा अपने कल्चर को बचाना चाहता था, तो कोई अपने प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए रेवोल्यूशन कर रहा था, और कुछ लोग अपने स्टेट को कंट्री का दर्जा दिलाने के लिए रेवोल्यूशन कर रहे थे। इन सबको हमने अलग अलग कंट्री के एग्जाम्पल से समझा। आई होप आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।